जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है? जो कि एमएसडी 13 का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा गया है कि उपन्यास में यथार्थ की अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। तो यथार्थ की अभिव्यक्ति के बारे में बात करने के लिए कहा गया है, ठीक है? यथार्थ की अभिव्यक्ति के बारे में, तो थोड़ा रुकिए। तो यहाँ पर जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप लोग सारी वीडियो को प्लेलिस्ट पे ज़रूर चेक करिए, सारी चीज़ें मिल जाएँगी, आप लोग सीरियल वाइज़ देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यथार्थ की अभिव्यक्ति को समझने के लिए भूमिका को देखेंगे। तो उत्तर के तौर पर या फिर उत्तर में हम लोग ये लिखेंगे भूमिका के तौर पर, ठीक है? कि उपन्यास जो है आधुनिक साहित्य की वो विधा है जो जीवन के विभिन्न पक्षों को उसकी संपूर्ण जटिलता, गहराई और बहुआयामी स्वरूप के साथ प्रस्तुत करती है। उपन्यास जो है वो आधुनिक साहित्य की विधा है जो कि हमारे जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं। हमारे जीवन में कौन-कौन से पक्ष होते हैं? कभी संपूर्ण जटिलता होती है, बहुत सारी गहराई होती है, बहुत आयामी है हमारा जीवन, ठीक है? हम सभी का जीवन। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। तो इसमें होता क्या है कि उपन्यास इन सारी चीज़ों को प्रस्तुत करती है। मतलब इस प्रश्न का सीधा-साधा मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो सच्चाई है, यथार्थ का मतलब भी सच्चाई होता है, तो हमारे जीवन में जो सच्चाई है उसको उपन्यास में किस तरह से रखा गया है। तो उपन्यास इन सारी चीज़ों को प्रस्तुत करती है। इसमें कल्पना भी है, अनुभूति है और अनुभव के समन्वय से यथार्थ को जीवंत रूप मिलता है। मतलब जब कोई चीज़ इमेजिन होती है, ठीक है? अनुभूति होती है जब हम किसी चीज़ को फ़ील करते हैं, अनुभव करने से ही चीज़ों में जो सच्चाई है वो सामने आती है, ठीक है? तो ये उपन्यास का जो यथार्थ है केवल बाहरी घटनाओं का प्रत्यक्ष चित्र नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अ, अंतर्जगत, समाज की संरचना, वर्ग संघर्ष, नैतिक द्वंद्व और सांस्कृतिक मूल्यों की सजीव प्रस्तुति है। कहा गया है कि उपन्यास में जो मतलब जो सच्चाई चीज़ें दी गई हैं, जो सत्य बातें उपन्यास में लिखी गई हैं, वो केवल बाहरी घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि कोई भी व्यक्ति है जिसके जीवन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें घटी हैं। समाज की संरचना मतलब समाज की जो बनावट है, ठीक है? वर्ग का संघर्ष है जैसे मतलब उच्च वर्ग, निम्न वर्ग का जो संघर्ष है समाज में। नैतिक जो द्वंद्व हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सांस्कृतिक मूल्यों की सजीव प्रस्तुति करता है हमारा ये उपन्यास। तो जैसे-जैसे समाज परिवर्तित हुआ, वैसे-वैसे उपन्यास में यथार्थ की अभिव्यक्ति के रूप भी बदलते गए, ठीक है? तो मैंने जिस तरह से मान लीजिए समाज का परिवर्तन हुआ, वैसे-वैसे हमारे समाज की या फिर उपन्यासों की जो समाज के साथ ही हमारे उपन्यासों की भी अभिव्यक्ति बदलती गई, यथार्थ भी बदल गया। मतलब जब समाज से रिलेटेड है, तो समाज की जो चीज़ें होंगी, जिस तरह से घटना घटेंगी, उसी तरह से सारी चीज़ें हमें उपन्यास में भी नज़र आएँगी, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे इसके मुख्य उत्तर की ओर, जिसमें पहला है हमारा प्रारंभिक काल का बाह्य यथार्थ। मतलब प्रारंभिक मतलब शुरुआत के तौर पे यथार्थ का मतलब हो गया जो बाहरी सच्चाइयाँ थी। तो हिंदी उपन्यास के प्रारंभिक दौर में क्या हुआ था, यथार्थ वाह्य और घटनात्मक रूप में उपस्थित था। यथार्थ जो चीज़ें थी, जो सच्चाई जो चीज़ें थी, वो बाहरी घटनात्मक में या फिर घटना में दिखाई देती थी। देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता जैसे तिलस्मी उपन्यासों में यथार्थ से अधिक कल्पनालोक का प्रभाव था। अब यहाँ पे देवकीनंदन जो खत्री हैं, ठीक है? इनके जो उपन्यास हैं तिलस्मी, उसमें यथार्थ से अधिक था कल्पना। मतलब इस इनकी जो सच मतलब उपन्यास थे उसमें सच्चाई कम और कल्पना ज़्यादा दिखाई देती है। किंतु यह भारतीय पाठक को कथा विन्यास से परिचित कराने का प्रारंभिक चरण था। लेकिन ये भारतीय पाठक जो हैं, उनको कथा से कथा विन्यास जो चीज़ें हैं उनसे परिचित कराने का केवल प्रारंभिक चरण था। प्रारंभिक में इनकी जो रचनाएँ हैं वो यथार्थ से हट गई थी और कल्पनालोक में चली गई थी, जिसमें यथार्थ की झलक मनोरंजन के माध्यम से प्रकट होती है। अब यहाँ पे देवकीनंदन खत्री ने जो उपन्यास लिखे, उसमें यथार्थ जो है वो मनोरंजन का माध्यम बनकर सामने आ रही है।
ठीक है। दूसरा नंबर बिंदु है सुधारवादी यथार्थ का उद्भव। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उपन्यासों ने सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास और नारी शिक्षा जैसे विषयों को उठाया। अब 19वीं सदी में क्या होता है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मतलब उसके शुरुआत में उपन्यासों ने समाज में जो कुरीतियां प्रचलित थी उनको उजागर किया, समाज में जो अंधविश्वास थे उनको पकड़ा और नारी शिक्षा जैसे मुद्दों को इन्होंने अपने उपन्यास में जगह दिया और इन सारी चीजों पे लिखना प्रारंभ किया। और श्रीधर पाठक भाग्यवती में, जो कि श्रीधर पाठक द्वारा लिखित है भाग्यवती उपन्यास, और परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है परीक्षा गुरु, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो इनकी जैसे रचनाओं उपन्यास में समाज सुधार की भावना से ओतप्रोत थे, जहाँ यथार्थ का रूप उपदेशात्मक और आदर्श परक था। अब यहाँ पे यथार्थ क्या था कि उपदेशात्मक था, लोगों को उपदेश देना, उनको अच्छी राह पर चलने के लिए या फिर कुरीतियां जो समाज में प्रचलित थे उससे बाहर निकलने के लिए, और आदर्श परक था। ठीक है, आदर्श की बातें करता था। तीसरा नंबर है प्रेमचंद और सामाजिक यथार्थवाद। ये तीसरा नंबर बिंदु क्या है कि प्रेमचंद ने उपन्यास को वास्तविक जीवन की धरातल पर उतारा। प्रेमचंद और सामाजिक यथार्थवाद, तो प्रेमचंद के साथ सामाजिक और समाज के साथ प्रेमचंद दोनों वो मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रेमचंद ने उपन्यास को वास्तविक जीवन की धरातल पर उतारा। प्रेमचंद ने क्या किया, उपन्यास को ऐसे लिखा जैसे पढ़ने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि वो साक्षात उस दुनिया में जी रहा है। ठीक है, तो गोदान में क्या हुआ, किसान जीवन की जटिलता। गोदान जब प्रेमचंद ने लिखा तो किसान जीवन की जो जटिलता थी, जो गरीबी था, जो वर्ग संघर्ष था, मतलब किस तरह से एक गरीब इंसान, वर्ग उसका मतलब निचले वर्ग का है, ठीक है, जाति से चमार है, हरिजन है, ऐसे व्यक्ति को किस तरह से प्रेमचंद ने अपनी जगह मतलब उपन्यास में उतारा है। आप लोग जब उपन्यास पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो और सामाजिक विषमता का मतलब समाज में जो समता नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव है, इन सारी चीजों का चित्रण हमें उपन्यास में देखने को मिलता है। इसमें होरी है, होरी का जो चरित्र है प्रतीक बन जाता है भारतीय किसान की जिजीविका का। प्रेमचंद के यहाँ यथार्थ जो है वो त्रासदी नहीं बल्कि जीवन की अपराजयता है। त्रासदी मतलब जो अचानक कोई घटनाएं घटी, जीवन को बिल्कुल इधर से उधर मोड़ दिया, जीवन की दिशा को। लेकिन प्रेमचंद की जो यहाँ पे यथार्थ की अगर बात करें तो प्रेमचंद का जो उपन्यास है उनमें यथार्थ तो है ही, साथ में उन्होंने इस यथार्थ को त्रासदी नहीं माना। उन्होंने कहा कि जीवन की अपराजयता है, मतलब यहाँ पे लोग पराजय हो गए हैं। उनको मतलब वे लोग जीवन के जो संकट है, जीवन की जो दिक्कतें हैं उसको उन्होंने मान लिया है। तो जैसा कि प्रश्नांश में पूछा गया है, जहाँ होरी का अंत है और वही उसमें जिजीविका भी है। ठीक है, तो ये मतलब जो प्रेमचंद का सामाजिक यथार्थ है, बस इतना समझने से हो जाता है। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद का विकास है, जिसमें प्रेमचंद के बाद जयनंद कुमार आते हैं और अज्ञे जैसे लेखकों ने भी व्यक्ति के आंतरिक जगत को केंद्र में रखा। अब यहाँ पे देखिए, जब मतलब प्रेमचंद के बाद जो राइटर आते हैं उनमें है हमारे अज्ञे और जयनंद कुमार। ये दोनों क्या करते हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के ऊपर जोर देते हैं। और इनका भी काम वही है कि इन लेखकों ने क्या किया, जो भी व्यक्ति है इनके उपन्यास में उनके आंतरिक जगत को इन्होंने केंद्र में मतलब इनके आंतरिक जगत को इन्होंने केंद्र में रखा। जयनंद के त्यागपत्र में नायिका मृणाल का अंतर्द्वंद और मानसिक जटिलता मनोवैज्ञानिक यथार्थ की अभिव्यक्ति है। जयनंद का जो त्यागपत्र आता है उसमें नायिका जो है मृणाल का अंतर्द्वंद भी देखने को मिलता है, उनके मन में कोई द्वंद चल रहा है वो भी देखने को मिलता है, और मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति आती है सामने। यह यथार्थ बाहरी नहीं है बल्कि सूक्ष्म और अंतर्मुखी है। और ये जो मन में चल रही जो अंतर्द्वंद है, ये केवल बाहरी नहीं है, ये बाहरी हो ही नहीं सकता, ये भीतरी सूक्ष्म और अंतर्मुखी बन जाती है, जो कि यथार्थ है, सच्चाई है। ऐतिहासिक यथार्थ और समय बोध, इसमें क्या होता है कि कुछ उपन्यासकारों ने यथार्थ को इतिहास और समय की गहराई से तो जोड़ा, लेकिन गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर आधारित है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का कलात्मक पुनर्निर्माण मिलता है। यह यथार्थ न केवल सत्य घटनाओं का पुनः प्रस्तुतिकरण है बल्कि उनमें छिपे मानवीय अर्थों की खोज भी है। मतलब जहाँ पर ये यथार्थ आकर बीच में खत्म हो जाता है,
ठीक है, यथार्थ को इतिहास में जगह तो समय की गहराई से तो जोड़ा गया, कुछ उपन्यासों ने जोड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गिरिराज किशोर का एक पहला गिरमिटिया दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर भारत आधारित है गिरमिटिया, ठीक है, गिरिराज किशोर का, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का कलात्मक पुनर्निर्माण मिलता है। मतलब ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उसको इन्होंने एक जगह पे रखा, और ये न केवल सत्य घटनाएं हैं बल्कि पुनः प्रस्तुति है, फिर से प्रस्तुति किया इन्होंने, ऐतिहासिक घटनाओं का फिर से प्रस्तुत करने का काम इन्होंने किया, और जो मानवीय अर्थ थे उसकी इन्होंने खोज की, ठीक है, खोज करना चाहा, ठीक है। समाजवादी और आर्थिक यथार्थवाद में क्या देखने को मिलता है, तो 20वीं शताब्दी के मध्य में उपन्यास में समाजवादी दृष्टिकोण उभरता है। 20वीं शताब्दी में हमें समाजवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है उपन्यास में, ठीक है। तो यशपाल के देशद्रोही और मनुष्य के रूप में जैसे उपन्यास वर्ग, संघर्ष और आर्थिक विषमता को प्रत्यक्ष रूप में सामने लाते हैं। मतलब यहाँ पर यशपाल जो हैं उन्होंने अपने उपन्यासों में लिखा, और देशद्रोही और मनुष्य के रूप में जैसे उपन्यासों में यहाँ पर देशद्रोही बनता है, ठीक है, बनाया जाता है, मतलब देखने को मिलता है देशद्रोही, और फिर से मनुष्य के रूप में जैसे उपन्यास जो मिले हैं जिसमें वर्ग संघर्ष, आर्थिक विषमता में प्रत्यक्ष रूप में सामने लाते हैं। तो यह यथार्थ वर्गीय चेतना से जुड़ता है और समाज के शोषित वर्ग का आवाज भी बनता है कि हमें विषमता से निकलकर समता में जाना है। और शोषित वर्ग जो है मतलब जो किसान वर्ग है, जो निचला वर्ग है, वही शोषित वर्ग है समाज का, ठीक है। विभाजन और राजनीतिक यथार्थ, जिसमें स्वतंत्रता उत्तर काल में भीष्म साहनी के तमस जैसे उपन्यासों ने सांप्रदायिकता की भयावहता को भी मनोवैज्ञानिक गहराई से प्रस्तुत किया। अब भीष्म साहनी द्वारा जो रचित है यहाँ पे तमस जो उपन्यास है, ठीक है, इसमें सांप्रदायिकता की भयावहता देखने को मिलती है। सुअर डालने का प्रसंग केवल घटना नहीं है बल्कि समाज में व्याप्त असहिष्णुता का प्रतीकात्मक यथार्थ है। यहाँ पे सुअर डालने का जो ये बातें लिखा गया ये इसी उपन्यास का एक अंश है, तमस उपन्यास का, ठीक है। तो यह यथार्थ केवल चित्र नहीं है, अनुभव है जो भीतर तक झकझोर देता है। यहाँ पर शायद मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, कोई कुआं था शायद जिसमें सुअर डाला गया था, ऐसा ही कुछ घटना हुआ है, ठीक है। तो ये जो घटना होता है ये केवल यथार्थ का चित्र नहीं है बल्कि मानव को या फिर किसी भी व्यक्ति को अंदर तक झकझोरने का काम कर देता है। यहाँ पर उपन्यासों की जो कहानियां होती हैं, ठीक है, उपन्यास की जो स्टोरी होते हैं। नारी यथार्थ और अस्तित्व बोध, यहाँ पर कृष्णा सोबती की मित्रो मरजानी और अलका सरावगी का की कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। जैसे उपन्यासों में स्त्री की चेतना, ठीक है, विद्रोह और आत्म अभिव्यक्ति का यथार्थ रूप सामने आता है। यहाँ पर ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अगर चाहें तो इनको काट भी सकते हैं, यहाँ पर इसकी ये दोनों शब्द की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कृष्णा सोबती का जो उपन्यास है इसमें अलगा श्रावगी कुलभूषण की जो बातें हैं उपन्यासों में, मतलब इनकी उपन्यासों में जो नारी से संबंधित जो भी उपन्यास है उनमें स्त्रियों की चेतना, विद्रोह और आत्म अभिव्यक्ति का यथार्थ स्वरूप हमारे सामने आता है। नारी जीवन की जटिलताएं यह समाज की पितृसत्तात्मक संरचना के भीतर से उभरती है। यह यथार्थ समाज के भीतर छुपे हुए मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति है। मतलब ये जो जटिलताएं हैं, पितृसत्तात्मक जो संरचना है उसके भीतर ही सारी चीजें आती हैं, नारी जीवन की जटिलताएं, लेकिन इसके भीतर छिपी हुई है समाज का जो यथार्थ है वो भी हमें मनोवैज्ञानिक तरीके से सामने आती है, ठीक है। 9 नंबर में क्या होता है हमारा जादुई यथार्थवाद और कलात्मक प्रयोग, जिसमें वर्तमान उपन्यासकारों जैसे विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ने यथार्थ को जादुई और प्रतीकात्मक रूप दिया। यहाँ पर आप लोग इसको भी काट सकते हैं, जैसे डिफेमिलियराइजेशन मैंने यहाँ पे रखा था ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, मतलब अपरिचयकरण, ठीक है, थोड़ा रुकिए। देखिए जादुई यथार्थ और कलात्मक प्रयोग मतलब वर्तमान उपन्यासकारों जैसे विनोद कुमार शुक्ल हैं वर्तमान के उपन्यासकार, जिसमें मतलब दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो यहाँ पर यथार्थ की बातें की गई है, जादुई और प्रतीकात्मक रूप दिया गया है।
और यह यथार्थ प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि कलात्मक और व्यंजक बनकर पाठक के अनुभव में उतरता है। तो यहाँ जो है ना वो अपरिचयकरण की बातें हो रही है, ठीक है, अपरिचयकरण की। तो अपरिचय का मतलब हो गया डीफेमिलियराइजेशन, मतलब फेमिलियर नहीं है कि प्रविधि के माध्यम से साधारण जीवन को असाधारण बन जाता है। इस डीफेमिलियराइजेशन की जो प्रविधि है, जो नियम है, उसके माध्यम से क्या होता है, किसी भी साधारण जीवन को असाधारण बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं समकालीन बहुआयामी यथार्थ, जिसमें आज का उपन्यास है वो कि वैश्वीकरण, राजनीति, वर्गीय असमानता, पर्यावरण, तकनीक और अस्तित्व संकट जैसे विषयों को एक साथ समेटता है। आज का जो उपन्यास है वो इन सारी चीजों को एक साथ समेटता हुआ दिखाई देता है। कामतानाथ का कालकथा और अलका सरावगी का शेष कवि बहुस्तरीय यथार्थ के उदाहरण है। अब यथार्थ एक रेखीय नहीं रहा, बहुपक्षीय, बहुआयामी और संरचनाशील बन गया है। जो भी सच्चाई है, जो यथार्थ है, वो केवल एक दृष्टि से एक रास्ते पर नहीं चलता है, बहुत सारे रास्तों को अपनाते हुए बहुपक्षीय हो गया है, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि उपन्यास में यथार्थ की अभिव्यक्ति किसी एक रूप में सीमित नहीं है। यह कभी सामाजिक, कभी मनोवैज्ञानिक, कभी ऐतिहासिक, तो कभी प्रतीकात्मक रूप में प्रकट होती है। उपन्यासकार अपने अनुभव, दृष्टि और युगानुकूल चेतना के अनुसार यथार्थ को गढ़ना जानता है और गढ़ता है। इसलिए कहा जाता है कि यथार्थ स्वयं में स्थिर नहीं है बल्कि केवल लेखक की दृष्टि से निर्मित सत्य है। यथार्थ जो है वो लेखक की दृष्टि से निर्मित जो सत्य है उसी को दिखाया गया है। उपन्यास का वास्तविक सौंदर्य इसी में है कि जीवन की अनुभूति को जितनी गहराई से पकड़ता है उतना ही यथार्थ को निकट पहुंचता है। मतलब जीवन की सच्चाइयों को कोई भी लेखक जब जीवन की सच्चाइयों को जितनी यथार्थ से जितनी गहराई से देखेगा उतना ही यथार्थ तक पहुंचने में उसको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, जब प्रश्न को या फिर उत्तर को जब आप लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे या फिर वीडियो को दोबारा देखेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।